नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 33 साल बाद सम्मन, जांच में शामिल होने का बुलावा। आपको लग रहा होगा ये मजाक है, लेकिन ये सच है। इन 33 सालों में 9 बार तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की मौत हो चुकी है। देश पर राज करने वाली 2 पार्टियों का तो नामो निशान मिट गया, तीसरी पार्टी बस जैसे तैसे बची हुई है। लेकिन उस मुकदमे की जांच पूरी नहीं हुई। भारत में न्यायिक प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसका ताजा तरीन उदाहरण है रुबैया सईद को पूरे 33 साल बाद पहली बार भेजा गया सम्मन। इन 33 सालों में जांच एजेंसियों को कभी उनकी याद नहीं आई। पिछले 30 साल से तो रुबैया सईद के बारे में किसी ने सुना तक नहीं। उनके पिता का इंतकाल हुए भी 6 साल हो गए। अब जाकर सीबीआई को याद आया है कि रुबैया अपहरण कांड की फाइल फिर से खोली जानी चाहिए। आइए आज समझते हैं उस घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आपको अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कांधार विमान अपहरण कांड के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा। 24 दिसंबर 1999 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था विमान। 6 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद वाजपेयी सरकार ने भारत की जेलों में बंद 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करके 176 यात्रियों को छोड़ने का सौदा किया था। रुबैया सईद का किस्सा इससे भी 10 साल पहले का है। साल था 1989। ये वो दौर था जब स्मार्ट टीवी तो छोड़िए, रंगीन टीवी भी पूरे गांव या मोहल्लों में एकाध घरों में हुआ करता था। कमरा बंद करके मोबाइल पर ओटीटी पर हजारों सीरियल और फिल्मों को एक क्लिक पर देख लेने वाली पीढ़ी यकीन भी नहीं करेगी कि इतवार के दिन रामायण सीरियल देखने के लिए टीवी दुकानों के बाहर भीड़ लगा करती थी। मोबाइल फोन का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। बहुत रसूख वाले लोगों के घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। इसके लिए भी पैरवी करनी पड़ती थी। रसोई गैस के सिलेंडर के लिए सांसदों से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी। पहली बार कोई मुस्लिम नेता उस दौर में देश का गृह मंत्री बना था, वो भी जम्मू कश्मीर का। उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। राजीव गांधी की दुनिया की सबसे ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार को हराकर वीपी सिंह सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। यह कमाल की सरकार थी। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी दोनों उसे बाहर से समर्थन कर रही थी। वीपी सिंह मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाकर पूरे देश को चौंका देते हैं। तब कश्मीर में आतंकवाद की आहटें सुनाई देने लगी थीं। एक दिन आतंकी देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी बेटी को ही अगवा कर लेते हैं। उसका नाम था रुबैया सईद। बीजेपी ने पहली बार उन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी और इसके बाद उन्हीं रुबैया सईद की बड़ी बहन महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर उसी सरकार को गिराकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा और धारा 370 को खत्म किया। बहुत ही हिला देने वाली कहानी है रुबैया सईद अपहरण कांड की। लेकिन उससे ज्यादा हिला देने वाला है 33 साल बाद उन्हें भेजा गया सम्मन। तारीख थी 8 दिसंबर 1989। केंद्र में भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह सरकार बने 1 हफ्ता भी नहीं बीता था। सरकार की रूपरेखा पर काम शुरू ही हुआ था कि घाटी में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण की खबर आती है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच जाता है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही रुबैया श्रीनगर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। उस दिन भी उन्होंने रोज की तरह अपना काम खत्म करने के बाद नौगांव स्थित घर जाने के लिए मिनी बस पकड़ी थी। यह भी सोचने की बात है कि उस जमाने में देश के गृह मंत्री की बेटी बिना किसी तामझाम के बस से चला करती थी। उस बस में 3 ऐसे लोग सवार थे जिन्हें कहीं नहीं जाना था। नौगांव से कोई 500 मीटर पहले ही वो 3 लोग अपनी बंदूकें लहराने लगते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी चीख पुकार मचाई तो गोली मार दी जाएगी। वो लोग एक सुनसान जगह पर बस रुकवाते हैं और रुबैया को जबरन उतार लेते हैं। वहां बगल में ही एक वैन पहले से इंतजार में खड़ी थी। देश के गृह मंत्री की बेटी अब आतंकवादियों के कब्जे में थी। बस में सवार किसी भी शख्स को यह पता नहीं था कि वो लोग कौन थे और किसे अपने साथ ले गए हैं। मतलब रुबैया को वो लोग पहचानते भी नहीं थे। दहशत ऐसी थी कि बस में मौजूद किसी भी शख्स ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। 2 घंटे के बाद लोगों को रुबैया के अपहरण की जानकारी हुई। शाम के 6 बजने वाले थे। आतंकवादियों ने खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन करके उनकी बेटी के अपहरण की सूचना दी थी।
इस अपहरण की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ ने ली। इसी जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक को पिछले दिनों उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आतंकियों की मांग थी कि उनके 13 साथियों को रिहा किया जाए। सरकार की हालत खराब। नई नई बनी वीपी सिंह की सरकार सख्ते में आ गई। देश के गृह मंत्री की बेटी का ही अपहरण हो चुका था। अब दो विकल्प सामने थे। एक विकल्प चुपचाप आतंकियों की मांग मान लेने का था और दूसरा विकल्प था मिलिट्री एक्शन का। लेकिन मिलिट्री एक्शन में गृह मंत्री की बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने खास मंत्रियों अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और इंद्र कुमार गुजराल की कमेटी बनाई। श्रीनगर में भी स्पेशल सेल बनाई गई। इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए कई विकल्पों पर एक साथ काम शुरू हुआ। घाटी के एक मशहूर डॉक्टर, एक पत्रकार, एक पूर्व जज और एक बड़े वकील को अलग अलग तरीके से मध्यस्थता में लगाया गया। 8 दिसंबर से 13 दिसंबर आ गया। सरकार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक तरफ रूबिया की जान को खतरा, कानून व्यवस्था पर धब्बा था, तो दूसरी तरफ अगर आतंकियों की बात मानी जाती तो संदेश जाता कि सरकार ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए। आखिरकार सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने के विकल्प पर आगे बढ़ने का फैसला किया। आतंकवादी भी 13 से 5 की रिहाई पर आ गए। इसमें एक अड़चन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पैदा कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद वो लंदन से लौट आए। 13 दिसंबर को तड़के इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान ने उनसे मुलाकात की। अब्दुल्ला ने साफ कहा कि आतंकियों को रिहा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन सरकार ने उन्हें मना लिया। बाद में उसी दिन शाम को 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया और कुछ समय के बाद ही रूबिया घर लौट आई। वो करीब 122 घंटे तक आतंकियों की कैद में रही। इस घटना ने जम्मू कश्मीर के हालात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अलगाववादी जोर शोर से प्रचारित करने लगे कि उन्होंने सरकार को झुका दिया, हमने एक के बदले अपने 5 लोगों को छुड़ा लिया। अलगाववाद के नारे सुनाई देने लगे। आतंकियों की रिहाई के बाद उनके समर्थक घाटी की सड़कों पर उमड़ पड़े। उस दिन पहली बार घाटी में खुलेआम आजादी के नारे सुनाई दिए। इस घटना को करीब 33 साल बीत चुके हैं। रूबिया सईद राजनीति और जम्मू कश्मीर दोनों से दूर तमिलनाडु में रहने लगी। आज वो 56 साल की हैं और मरीजों का इलाज करती हैं एक डॉक्टर के तौर पर। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उस 33 साल पुराने मामले में रूबिया को समन जारी कर 15 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। कमाल की बात तो यह है कि पहली बार रूबिया सईद को उस मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। रूबिया अपहरण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन 2019 में टेरर फंडिंग के आरोप में यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद यह फिर से सुर्खियों में आ गया। रूबिया मामले में भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ का प्रमुख यासीन मलिक आरोपी है। सीबीआई ने 2021 जनवरी में रूबिया अपहरण मामले में मलिक सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। रूबिया को समन से कुछ ही घंटे पहले इत्तेफाक देखिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब सबको इंतजार है कि रूबिया सईद 15 जुलाई को क्या करने वाली हैं और क्या बोलने वाली हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया। हमारा ट्विटर हैंडल है, मतलब मेरा, नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। उसको भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।